हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का सेट नंबर। ये तो सेट नंबर 1 है, लेकिन मैं ये सेट नंबर 2 में कराऊंगा, ठीक ना। सेट ये कौन सा है, सेट आपका 2 है, क्योंकि सेट नंबर 1 जो है उसको, इसका जो पहला वाला सेट है ये वाला, देखिए ये वाला आपको मैं बता दूं, ये वाला जो सेट है सेट नंबर 1 में, ये सेट नंबर 2 जो है सेट नंबर 1 में हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको सेट नंबर 2 में कर देंगे, ठीक ना। तो ये आपका सेट नंबर 2 हो गया 2024 का। इसका जो कोड है 347FZ, ठीक है। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7460012763, ठीक ना। ये आपका कांटेक्ट मेरा नंबर है, तो इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए जेकेएस लिख करके। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए ये है एक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पांच ग्राम यानी OH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। विलियन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मोलरता आपको बताना है। मोलरता का देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। तो मोलरता का फार्मूला हम लोग यहाँ पर से देखिए, हम लोग मोलरता का फार्मूला क्या होता है, M बराबर, कैपिटल M बराबर मोलरता को लिखते हैं। कैपिटल M बराबर होता है आपका स्मॉल w इंटू 1000 अपान में आप लोग लिख सकते हैं कैपिटल W गुणे आयतन, किसमें, ml में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, लिखे हैं, तो यहाँ पर आयतन ml में होगा, किसमें होगा, ml में, तो ml में हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका मान दिया हुआ है, कितना मान दिया है, तो देखिए 5 ग्राम ये जो आपका मान दिया है, इसका मान दिया है स्मॉल w का, और ये W नहीं, ये स्मॉल, ये कैपिटल M रहेगा, ठीक है। ये कैपिटल M डैश कह सकते हैं इसको, कैपिटल M डैश, ये M डैश है। तो यहाँ पर मान आप रखेंगे W का मान कितना है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। फिर आपका देखिए जो 1000 है, 1000 है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर NaOH का जब अणु बाहर निकालेंगे, NaOH का, NaOH, तो सोडियम कितने पर होता है, 11 11 गुणक 22, यानी कि इसका अणु भार 23 होता है। 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, 23 1 24, 24 और 16 कितना हो जाता है आपका 40, कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे m की जगह पर 40, गुणे में आयतन कितने दिया, ml में दिया है 450 ml। तो 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा, अब 5 से कटा, 5 9 45, 5 9 45, और नीचे 4 बटे में 9 बचा, तो यहाँ पर 2 से काट दिए, 2 5 10 और 2 दूना के 4, 5 बटे 18 आ गया, कितना आ गया, 5 बटे 18। यहाँ पर दशमलव में लेकर जाएंगे तो 0 दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना के 36, और यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 14, 18 7 140 होगा, 118 7 126, 18 7 126 7 बार, और ये आएगा आपका आंसर कौन सा आएगा, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक ना। तो ये वाला आपका 0.278 ये आपका मोल लीटर इनवर्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 बार भी जा सकता है, ठीक है, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार फिर एक बार जाएगा, ठीक है, इसे जाएगा बार बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर संकुल क्या कर रहा है कि संकुल K3COC2O4 का थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए ये कर रहा है K3 है, तो देखिए K3COC2O4 में थ्राइस है, इसमें आपका K का जो है ऑक्सीकरण संख्या, तो K को हम लोग X मान लेते हैं, X इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसको X मान लेते हैं, X, ये कितना है 3 है, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। इसका पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है, तो 3 है तो +3 हो जाएगा। फिर C2O4 का जो होता है कितना होता है, -2 होता है, इसका कितना होता है, -2 होती है, आयन आयन कितना होता है इस पर, -2 होता है, तो ये कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर में क्या लिख देंगे 0, ठीक ना। +3x माइनस ये हो जाएगा, 3 दूना के 6 0, और ये माइनस घट जाएगा तो x -3 बचेगा 0, x बराबर हो जाएगा आपका +3, ठीक ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी, +3। तो इसमें देखिए +3 किसका है, तो ये 3 है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती, तो ये आपका होता है स्कैंडियम। क्या होता है? स्कैंडियम होता है, ठीक ना। स्कैंडियम क्या होता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो इसका अंत में एक ही आता है, तो ये ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाता है, ठीक ना। तो इसलिए ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या नहीं, अवस्था नहीं दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये वाला, कौन सा है? प्रश्न नंबर घ, यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक होता है। तो इसमें देखिए आपका दिया है सेकेंडरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है, टर्शियरी एमीन है, तृतीयक एमीन और ये अमोनिया है। तो यहाँ पर जो आपका होता है ये टर्शियरी एमीन जो होता है सबसे क्षारी होता है। जो टर्शियरी एमीन होता है सबसे क्षारी होता है, उसके बाद जो द्वितीयक एमीन है उसके बाद आता है, उसके बाद प्राथमिक एमीन, उसके बाद अमोनिया, ठीक है। ये आपको क्षारीयता का क्रम है। उसके बाद देखिए आपका अंगा वाला है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। इसमें एक यौगिक है जो डाइसैकेराइड, जो सुक्रोज होता है ये भी डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड, माल्टोज भी इसी का भाई होता है डाइसैकेराइड। जो सेलुलोज होता है यही आपका डाइसैकेराइड नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होती है? कौन से यौगिक की पहचान किसकी टालेन अभिकर्मक से होती है? एल्कोहल। एल्कोहल तो टालेन अभिक्रिया से नहीं होता है, लेकिन एल्डिहाइड जो होता है RCHO, RCHO की पहचान होती है, एल्डिहाइड की पहचान होती है किससे? टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कर क्या देता है? रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का क है। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 यानी कि 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग गणना कर लिए हैं, आइए कॉपी पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2 इसका फार्मूला है, को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है, विलयन का हिमांक बताना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग विलयन हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। M क्या है? मोललता है, तो ये किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। कौन? हिमांक। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF बराबर फार्मूला हो जाएगा KF इंटू W इंटू 1000। 1000 को ग्राम में चेंज किए हैं जब विलायक को, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कैपिटल M अपान W, कैपिटल W। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला पर यहाँ पर देखिए दिया है स्मॉल W बराबर यहाँ पर दिया है 30 ग्राम और कैपिटल W बराबर 450 ग्राम। उसके बाद हम लोग M का मान इससे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर निकाले भी हैं, 24 होता है, C2 है कार्बन, तो कार्बन का 24 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 हो जाएगा। इसका अणुभार निकालेंगे आ जाएगा 62 आएगा, जोड़ेंगे तो KF की वैल्यू आपकी होती है 1.86। ये आप लोग रख सकते हैं, स्थिरांक होता है, ठीक ना। ये नॉर्मली आप लोग रख सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। इसमें देखिए दिया नहीं, इसलिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसको बहुत बच्चे नहीं कर पाते इस प्रकार के सवाल को, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF बराबर हो जाएगा, ये मान रखेंगे जब KF का मान 1.86 गुणे 30 गुणे 1000 बटे में 62 गुणे 450, तो 10 से 10 गया। अब देखिए 31 दुना के क्या होता है? 62, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग काट लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग 15 से काटे, 15 या 45, अब 15 दुना के 30, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे इसको, तो 31 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है 3 इसको काटेगा 3, तो ये हो जाएगा 0, ये 0.6 2 बचेगा, क्योंकि 3 छका 18 और 3 दुना के 6, ठीक ना। यहाँ 31 है, यहाँ 62 है, तो 31 और 62 कटेगा, तो ये बच जाएगा 0.02, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे पर 0.02, और यहाँ पर 100 बचा है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 100 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2.0 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन घट जाता है कि वीडियो पर लाइक नहीं आ रही, बच्चे लोग लाइक नहीं कर रहे, तो आप लोगों को लाइक करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो लाइक करते रहिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए विलयन का हिमांक जब निकालेंगे तो देखिए शुद्ध जल का जो हिमांक होता है TF बराबर कितना होता है,
273.15 केल्विन होता है जो जल का जो हिमांक होता है, ठीक ना, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है इतना होता है। आपको याद भी कर लेना है, अगर पूछ देगा सवाल, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़े होंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये जो डेल्टा टी एफ बराबर कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। विलयन का हिमांक बराबर फार्मूला क्या होता है, टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ माइनस डेल्टा, यानी कि शुद्ध जल में से क्या घटाना है आपको, डेल्टा टी एफ जो ये मान आया है ना, जो डेल्टा टी एफ बराबर ये देखिए आपका मान आया है 2.0, तो इसी को घटा देंगे, आपका आ जाएगा हिमांक, विलयन का हिमांक, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 273.15 -2, ठीक ना, 0.0 है तो उसका कोई मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर घटाएंगे 273 में से 271.15 ग्राम के में आ जाएगा, ठीक ना, केल्विन में। डेल्टा टी एफ का मान इतना आ जाएगा 271.15, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे में देखिए क्या है, ये है प्रश्न नंबर 2 का ख, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोल अंश पहला है, तो मोल अंश को देखिए, एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग उस घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, ठीक ना। मोल प्रभाज भी इसी को कहते हैं, मोल अंश भी इसी को कहते हैं, ठीक है बेटा। मोल अंश देखिए, एक विलयन में, जो मान लीजिए कोई विलयन है, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जितने मोल हैं विलयन में, जितने घटक हैं उनके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की, ये देखिए घटक के मोलों की संख्या, यही वाला घटक के मोलों की संख्या बटे में कितना, विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, मोल प्रभाज का या मोल अंश का ये फार्मूला होता है। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। दूसरी इसमें हेडिंग है मोललता। मोललता किसे कहते हैं, विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कहिए चाहे 1 kg कहिए, चाहे 1 किलो में 1 किलोग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। यानी कि 1 किलोग्राम में, विलायक के किसी 1 किलोग्राम में जितने विलय के मोल घुले होते हैं, जितने विलय के मोल घुले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे। तो मोललता बराबर देखिए यहाँ पर क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, ठीक ना, विलायक का द्रव्यमान केजी में। ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। मेन फार्मूला अभी जो वाला होता है सूत्र वाला वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ परिभाषा पूछा था तो मैं इसमें फार्मूला भी एडजस्ट कर दिया हूँ इसमें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ग है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो लैंथेनाइड देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन देखिए, लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड क्या कहलाती है, आकुंचन कहलाती है। लैंथेनाइड आकुंचन का कारण लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरी तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश एक इकाई बढ़ता है। जो नाभिकीय आवेश होता है वह एक इकाई, यानी कि एक इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, जब वह एक इकाई बढ़ेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंथेनाइड आपका आकुंचन में लिख लिया हूँ, आपको ये पढ़ लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक ना। देखिए लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर या कमी, स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है, ठीक ना। जब हम लोग उसका परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो उसमें जो भी होने वाली कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन बोलते हैं। उसके बाद देखिए लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव, लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव देखिए, पहली पॉइंट है लैंथेनाइड आकुंचन के कारण आयनों का आकार घटता है। जो लैंथेनाइड आकुंचन होता है उसके कारण आयनों के, आयन जो होते हैं ना आपके प्लस माइनस में जो आयन होते हैं उसका आकार क्या होता है, घटता है। इससे लैंथेनाइड आयनों और OH आयनों में, OH आयनों के बीच सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं।
जो सहसंयोजन बांड होता है उसके गुण जो होते हैं वो क्या होता है इसमें बढ़ता है, ठीक ना, OH आयनों की, ठीक है, OH आयनों के बीच और लैंथेनाइड आयनों के बीच, ठीक है। देखिए लैंथेनाइड, दूसरी पॉइंट, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण हाइड्रोक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। इस वजह से LaOH3 लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारकीय होता है, जबकि LuOH का थ्राइज है सबसे कम क्षारकीय होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, LuOH3 सबसे कम होता है क्षारकीय और सबसे ज्यादा क्षारकीय कौन होता है, LaOH का थ्राइज होता है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रश्न नंबर 2 का ग था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 के घ पर। तो ये देखिए FeNH3 का ट्वाइस Cn का ये टेट्रा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये कितना रहेगा, यहाँ पर टेट्रा रहेगा, ठीक है। तो टेट्रा यहाँ पर रहेगा, ऊपर एक माइनस चार्ज है। के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए, समावयवों की संरचना दर्शाना है, ठीक ना, समावयवों की संरचना दर्शाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग आयरन को जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं बीच में होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु, केंद्रीय यानी कि सेंटर पर होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु बीच में होंगे। उसके बाद जितने आयन इसमें, जितने इसमें लिगेंड जुड़े हैं सबको यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको समपक्ष में करें, एक बार इसको विपक्ष में किए। समपक्ष का मतलब जो आपका अमोनिया है ये अपने आसपास ही रहेगा, या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, ठीक है, इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये साइनाइड 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 लग गया। विपक्ष में देखिए हम लोग क्या किए, आयरन से अमोनिया जहां जोड़ेंगे उसी के एकदम विपरीत में यहाँ पर अमोनिया, एक और अमोनिया जोड़ेंगे। अगर डबल अमोनिया तो है ही इसमें, एक अमोनिया यहाँ पर लगा तो एक अमोनिया यहाँ पर लगेगा। अगर एक अमोनिया हम लोग यहाँ लगाएंगे तो दूसरा अमोनिया आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा वाला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये होता है विपक्ष वाला और ये होता है समपक्ष। समपक्ष का मतलब आसपास ही रहेंगे, ठीक। जैसे ये यहाँ पर अमोनिया है तो इसके बगल में ये अमोनिया एक और लग जाएगा, ये हो जाएगा समपक्ष वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 का क है, प्रश्न नंबर 3 का क देखिए क्या है, कह रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें समझने की आपको जरूरत है। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए कैसे कैसे है। मान लीजिए ये क्या, एक एल्केन है, एल्केन ही तो है, इसमें देखिए कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं, तो ये क्या है आपका एल्केन है, CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि ये ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन यानी एल्केन। अब इसके मोनोक्लोरो उत्पादन में हम लोग देखिए, उत्पाद में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के उत्पाद बनेंगे। अब प्रकार से आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन उसको हम लोग A मान लेते हैं, दूसरे वाले को B मान लेते हैं हाइड्रोजन को, तीसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को C मान लेते हैं, चौथे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को D मान लेते हैं, ठीक ना। ये प्रकार है इनका। तो ये इसमें कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसमें आपका 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी आपका 1-2 हाइड्रोजन है, इसमें आपका कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ सब 3 हाइड्रोजन, ठीक ना। तो A प्रकार के, B प्रकार के, C प्रकार के और D प्रकार के हाइड्रोजन है आपके। सब में हम लोग बारी बारी से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। देखिए जब इससे क्रिया कराएंगे A वाले प्रकार से, तो A वाला का हाइड्रोजन एक विस्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिए A वाले का एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, CH3 था, CH2 हो गया और Cl जुड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर A वाला हो गया, A वाला प्रकार का हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तो A वाला प्रकार का क्या बन गया, मोनोक्लोरो उत्पाद बन गया। उसके बाद देखिए जब B वाले का विस्थापित होगा तो यहाँ B वाले के जगह पर ये A हो गया, ये B वाले प्रकार का हो गया। उसके बाद जब आप C वाले कार्बन पर, ये वाला कार्बन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन एक विस्थापित करेंगे तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो C प्रकार का हो जाएगा उत्पाद। उसके बाद जब आप D वाले प्रकार एक का हाइड्रोजन हटाएंगे, इस पर Cl हो जाएगा, तो इस पर Cl जब होगा, और देखिए यहाँ पर 2-2 Cl लिया गया है, ठीक है। 2 Cl का मतलब है 1 Cl हाइड्रोजन जो निकल रहा है उसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और 1 Cl इस पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 Cl D वाले पर बन गया, तो ये D प्रकार का मोनोक्लोरो उत्पाद बना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए जितने प्रकार के हाइड्रोजन थे उतने प्रकार के मोनोक्लोरो बना है, ठीक ना। यानी कि
एक ए प्रकार पर बना, एक बी प्रकार पर, एक सी पर, एक डी पर बना, ठीक है। पारी पारी से तीनों चारों पर बनाए। उसके बाद हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से हम समझाए इसको। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट वमेंट करते रहिए, ठीक ना। कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तब हम लोग खुश रहेंगे तो और वीडियो ऐसे ऐसी बनाएंगे, ठीक ना। नहीं करेंगे तो आप वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि इससे हमको कुछ मिलता उलता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। ख का देखिए, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2021 से लगाए 2022, 23, 24, अब ये 25 में भी आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 25 में भी आने वाला है, 2025 में भी आएगा। और लिख करके रख लेना कि ये आएगा क्वेश्चन, हम बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फिनाल होता है, ये फिनाल का सूत्र होता है कि बेंजीन पर OH लगा होता है, फिनाल होता है, H2O से रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस OH माइनस निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं कराना है, जल अपघटन कराना है। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे, जल में घोलेंगे फिनाल को, तो यहाँ पर से क्या करेगा, H प्लस आयन दे देगा। H यहाँ से H प्लस आयन निकल जाएगा, और इस जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड आयन बोलते हैं, और इसको आयन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक ना। और ये आपका फिनाक्साइड आयन, ये फिनाल है, फिनाल से क्या बना, जल अपघटन कराने पर फिनाक्साइड आयन बनता है। अब ये कारण क्या है इसके बनने का, तो देखिए कारण ये है कि फिनाल को जल में घोलने पर H प्लस आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है। किसके कारण स्थायी होता है, अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल जो होता है अम्लीय होता है, ठीक ना। फिनाल क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि इसको जल में घोलने पर क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। जो H प्लस आयन देगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जो OH माइनस देगा वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं एथेनॉल पर। एथेनॉल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसमें मीठी गंध होती है, इसमें क्या होती है, मीठी गंध होती है। मीठी गंध का मतलब, जब जो पीने वाले लोग होते हैं एथेनॉल को, जो शराब पीते हैं, उनको ये गंध पता चलती है। हम लोग को क्या पता चलेगी, यह जल में विलेय है। अगर पता करना है तो कभी पी कर देखिए मीठी गंध आ रही कि नहीं, ठीक है। वैसी कोशिश मत करना। देखिए इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में, यानी कि ढकेलने में होता है, ठीक ना। इसको ढकेलने में, पीने में करते हैं लोग, पी पी के मर रहे हैं इसी को। इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन होता है, तथा क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन, 51 केल्विन होता है, ठीक ना। तो इसका क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है। इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि जल की तरह, ये एकदम जल की तरह होता है इसका लिटमस पत्र। इसमें डुबोगे चाहे इस पर गिराओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो एथेनॉल इसीलिए क्या होता है, उदासीन होता है। एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, एसीटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में। तो एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद करने के लिए देखिए, फेनिलविनियल जो होता है CuO से अभिक्रिया करके एसिटल्डिहाइड Cu2O का लाल अवक्षेप तथा CH3COOH एसिड, यानी कि ये एथेनोइक एसिड देता है, तथा एसीटोन फेलिंग विलियन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक ना। जो आपका एसिटल्डिहाइड होता है ये क्या देता है, Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है, ठीक है, और लाल अवक्षेप, और ये वाला एसिड देता है। कौन एसिड, एथेनोइक एसिड देता है। और जो आपका ये एसीटोन होता है, एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है फेलिंग विलियन से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक रिएक्शन भी लिखे हैं। रिएक्शन देखिए CH3COOH एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को हम फेलिंग विलियन से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया Cu2O, और देखिए CH3COOH, ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। ये जो है ये रेड पीपीटी होता है, यानी कि लाल अवक्षेप। उसके बाद जो आपका कीटोन होता है, एसीटोन होता है, कीटोन होता है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है, कॉपर ऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है। क्यों, ये फेलिंग विलियन से क्रिया करता ही नहीं। तो यहाँ पर लिखे नो रिएक्शन। आगे चलते हैं हम लोग घ वाले पर। अभी इसी में का एक क्वेश्चन बचा है कि एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद।
एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद। एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है तथा बेंजोफिनोन जो बेंजोफिनोन होता है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए एसिटोफिनोन लिए हैं और यहाँ पर सोडियम ये NaOI ठीक ना आयोडोफॉर्म लिए हैं, ठीक ना। आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। यहाँ पर जब आयोडोफॉर्म बनेगा तब आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, नहीं बनेगा तो नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए I2NaOH उष्मा से ये उष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए COONA बेंजीन पर COONA ठीक ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सोडियम बेंजोएट बना। और यहाँ पर देखिए CHI3 यानी कि पीला PPT आयोडोफॉर्म बना, ठीक ना। ये इसी को कहेंगे आयोडोफॉर्म। इसमें आयोडीन आयोडोफॉर्म बनेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है इसी तरह आयोडोफॉर्म होता है। आयोडोफॉर्म बन गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन जो होता है आयोडोफॉर्म देगा। और यहाँ पर देखिए जो बेंजोफिनोन होता है, बेंजोफिनोन जो होता है आयोडोफॉर्म नहीं देता है, इसलिए ये दोनों में क्या हो गया, विभेद हो गया। दोनों में विभेद हो गया, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में विभेद हो गया, ठीक ना। अगला देखिए हम लोग अगला है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के द्वारा बना यौगिक है। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक के द्वारा बना यौगिक है, ठीक ना। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस के द्वारा बनता है। और जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक के द्वारा बना यौगिक है, ठीक ना। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि न्यूक्लियोसाइड का प्रत्येक 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा से निर्मित होता है। न्यूक्लियोटाइड का प्रत्येक अणु 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। किससे, फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट, इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये तीनों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके। और इसमें देखिए न्यूक्लियोसाइड बराबर नाइट्रोजन युक्त प्लस क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा। उसके बाद देखिए शर्करा प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल। इसमें फास्फोरिक अम्ल है, इसमें पेंटोज शर्करा है, ठीक ना। ये आपका इसमें क्या हो गया, अंतर हो गया। तो इसको सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। पूरा का मतलब प्रश्न नंबर 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 वीडियो रहेगी। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।